नमस्कार। पिछली बार हमने 498A यानी डाउरी एक्ट को लेकर कई सारी बातें की थी और उन बातों के बीच में बहुत सारे ऐसे सवाल जो रह गए थे और मुझे लगता है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ शोनी कपूर जुड़े हुए हैं। शोनी, चूंकि 498 की बात जितनी भी की जाए बहुत कम होती है क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी इन दिनों देखने को मिलते रहे हैं और आगे भी शायद बहुत सारे अमेंडमेंट्स आप लोगों की वजह से देखने को मिले जो पुरुषों के पक्ष में भी हो और महिलाओं के पक्ष में भी। लेकिन एक चीज मैं जो बहुत अहम सवाल है, मुझे इन दिनों कुछ लोगों ने भी बड़ा पूछा और अगर आप 498A को गूगल पर सर्च करें या बहुत जगह पे सर्च करें तो एक कॉमन सवाल लोगों का बहुत ज्यादा होता है, वो ये होता है कि अगर किसी महिला ने अपने पति के ऊपर 498A का केस कर दिया तो उसे उस वक्त किसी एडवोकेट का चुनाव कैसे करना चाहिए, किस तरीके से वो अपने लिए एक लीगल कंसल्टेंट हायर करे। अ, देखिए पल्लवी, इसका कोई सीधा जवाब नहीं हो सकता है। एडवोकेट वही करना चाहिए जो इस तरह के मसले पहले कर चुका हो। जनरली जो हमने देखा है अधिकतर होता ऐसा है कि बहुत से लोग एडवोकेट्स के रेगुलर टच में नहीं होते हैं, तो वो किसी रिश्तेदार दोस्त से पूछते हैं और चले जाते हैं और उसके पास जाकर उसे अपना मुकदमा दे देते हैं। मेरा ये मानना है कि जब आपको एडवोकेट देखना चाहिए तो ऐसे ही देखना चाहिए जब आप एक हार्ट सर्जन देखते हैं या आप एक कैंसर स्पेशलिस्ट देखते हैं या आप एक किसी भी गंभीर बीमारी के रिलेटेड आप किसी से पूछते हैं। ये ऐसी स्थिति नहीं है कि हार्ट अटैक हुआ, नियरेस्ट हॉस्पिटल में गए और आपने स्टंट डलवा लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स आज 498 वैसा नहीं है कि आप गिरफ्तार हो गए हैं तो आपको पहला जो एडवोकेट मिले उससे आपको बेल लेनी ही लेनी है। आपके पास समय होता है, आप रिसर्च कर सकते हैं, आप आपस में देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे जा सकते हैं, आप उसकी प्रायर हिस्ट्री देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हैं और आजकल तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर आप जाकर पता कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र में कौन से एडवोकेट इस तरह के मुकदमे करते हैं। हम्म। शोनी, एक बहुत अहम चीज होती है, हम कहते हैं कि सबको अपने अपने राइट्स पता होने चाहिए, ह्यूमन राइट्स पता होने चाहिए, आपको संविधान में क्या क्या अधिकार मिले हैं। लेकिन जहां तक हम बात पुरुषों के अधिकार की करते हैं तो जाहिर है आप जैसे कई जो लीगल कंसल्टेंट हैं या जिनके पास लोग बहुत ज्यादा आते हैं या आप लोगों से कई तरीके की सलाहें लेते हैं, आप जैसे लोग इस तरीके के राइट्स तक को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिसे हम मेंस राइट के तौर पर जानते हैं। तो एक पुरुष के क्या क्या अधिकार होते हैं स्पेशली फॉर 498A, अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा। देखिए 498 में पुरुष एक एक्यूज है। एक्यूज के जो भी राइट्स हैं वो सब पुरुष को अवेलेबल हैं, पुरुष की फैमिली को भी अवेलेबल हैं। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, राइट टू गेट बेल, राइट टू गेट अ नोटिस अंडर 41A CRPC कि आपको अगर ये 7 साल से कम का क्राइम है तो बिना गिरफ्तार किए इसमें चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। आप आपके परिवार की जो स्त्रियां हैं उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं बुलाया जा सकता, उनके अगेंस्ट जो भी इन्वेस्टिगेशन होनी है वो आपके शहर में आके होनी होती है। ये सारे राइट्स आपको अवेलेबल हैं। अगर खुदा ना खास्ता आप अरेस्ट हो गए हैं तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये सारे जो भी एक एक्यूज के राइट्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, एक पुरुष को भी अवेलेबल हैं। तो ये कहना कि पुरुष के जो राइट्स हैं वो कोई स्पेशल राइट्स नहीं है, जैसे स्त्री के लिए या बच्चे के लिए या SC ST एक्ट के लिए के मुकदमों में इन लोगों को ये राइट मिलता है कि इनकी मुकदमे जो हैं फौरी फौरी तौर पे दर्ज हों, फौरन दर्ज हों, जल्दी से दर्ज हों और उसे मुकदमा दर्ज कराने के लिए इधर दर बदर की ठोकरें ना खानी पड़े। मुकदमा दर्ज होने के बाद एक्यूज के जितने भी राइट्स हैं हर एक तरह के मुकदमे में वो इस मुकदमे में भी एक्यूज को अवेलेबल है। होता क्या है कि हम सिर्फ मुकदमा होने मात्र से ही डर जाते हैं, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। हम्म। शोनी, एक और अहम सवाल, 498A, इसमें एक अल्फाबेट है और 3 नंबर्स हैं, बहुत छोटा सा ये टर्म है लेकिन ये उतना ही डराता है लोगों को। खास तौर से पुरुषों को तो बहुत ज्यादा डराता है, महिलाओं के लिए एक बहुत कॉमन सी चीज हो गई है क्योंकि अब हम जब भी देखें तो दो चीजें जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं कंप्लेन केस में, वो ये 4 होता है, वो 498A होता है, डोमेस्टिक वायलेंस जो जिस तरीके से हम उसको सब जानते हैं। लेकिन एक मैटर होता है जो पिछली बार भी हमने बात करी थी अरेस्टिंग को लेकर। अ, एक बार आपने जिक्र किया था कि बहुत आसान नहीं है अब अरेस्ट होना, क्यों और क्या प्रोसीजर होता है इसका, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी स्पेशली अरेस्टिंग को लेकर। देखिए 498A या किसी भी अपराध में जिसमें की सजा 7 साल से कम है, उसके अंदर 2010 के अमेंडमेंट में 41A CRPC 41A CRPC अमेंडमेंट में एक सेक्शन ऐड किया गया था कि जिसमें संगीन जुर्म नहीं है उसमें अपराधी को या एक्यूज को, अपराधी नहीं जो एक्यूज है उसको ये मौका दिया जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे
और अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता रहता है, किसी भी तरह से एविडेंस को टेम्पर नहीं करता है, भागता नहीं है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। उसे सीधा मुकदमे में विदाउट अरेस्ट चार्जशीट या चालान जिसको कहते हैं वो फाइल कर देना चाहिए और उसे मुकदमा लड़ने देना चाहिए। डिफेक्टो बेल जिसको कहते हैं वो है, बेलेबल ऑफेंस ना होने के बाद भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी उसे अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए अगर वो जांच में सहयोग करता है तो। उसके बाद से 498 ए में या इस तरह के अपराधों में 406 भी जिसमें शामिल है उसमें गिरफ्तारियां बंद हो गई हैं। कुछ स्टेट से जैसे यूपी या बिहार जहाँ पे कुछ गिरफ्तारियां होती थी, तो अभी हाल फिलहाल ही सुप्रीम कोर्ट फिर एक गाइडलाइंस लेके आया है जिसमें उन्होंने सारे डीजीपीज को ताकीद की है कि वो एक हर एक पुलिस स्टेशन में ये भेजें कि 7 साल से कम का अपराध है तो उसमें गिरफ्तारी नहीं है, एक्यूज को ये राइट बताए जाएं, उसका ये राइट उसे बताया जाए। अब क्या होने लगा है, ये बात हुई कि उसके अरेस्ट से रिलेटेड क्या राइट है जब 498 के मसले की बात है। पर अब क्या होने लगा है, अब अधिकतर जगहों पर देखा गया अधिकांश केसों में 498 के साथ अन्य धाराएं जो कि नॉन बेलेबल हैं, जो कि सेक्सुअल क्राइम्स हैं, अननेचुरल सेक्स 377, अटेम्प्ट टू रेप 376 डेड विद 511 या मोलेस्टेशन 354 इत्यादि ऐड कर दी जाती है, जिसके अंदर की अपराध की सीमा 7 साल से आगे चली जाती है। 370 में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, 376 511 में अब 10 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे केसेस में गिरफ्तारी फिर भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस जब आपको कंप्लेंट की कॉपी मिलती है, कंप्लेंट का पता चलता है, तो आपको देखना चाहिए कि क्या ऐसा कोई अपराध आपके तरफ आ रहा है, आपके ऊपर ऐसे किसी अपराध के बारे में शिकायत दर्ज हुई है, तो आपको तब एंटीसिपेटरी बेल अवश्य ले लेनी चाहिए ताकि आप गाए बगाए अरेस्ट ना हो। एक सवाल है, क्या 498 ए क्या ये एक लीगल टेररिज्म है? सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट्स में ये टिप्पणी जरूर की गई है कि अगर इसके बढ़ते हुए दुरुपयोग को ना रोका गया तो ये लीगल टेररिज्म को जन्म देगा। तो यस, जो आज की स्थितियां हैं ये इसमें लीगल टेररिज्म ही है। हम्म अब एक बड़ा अहम सवाल जो सबसे ज्यादा निकलकर लोगों के जरिए सामने आता है, खास तौर से उससे पहले मैं एक बात कहूं, जो रियल वुमेन हैं जो सच में डाउरी से प्रताड़ित हैं, जिन्हें सच में घर में इस तरीके से परेशान किया जाता है डाउरी के लिए, और एक वो महिलाएं हैं, अगर हम इसे पार्ट कर दें कि वो फॉल्स डाउरी केसेस करती हैं, तो कानून के लिए, इवन दो आप जैसे लोगों के लिए भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है इन चीजों को बायफकेट कर पाना। कैसे जाहिर है कि ट्रूथ बहुत मुश्किल से निकलकर सामने आता है, लेकिन अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूं तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है एक सही केस और एक गलत केस के बीच का फर्क कर पाना? पल्लवी, जब कंप्लेंट पढ़ी जाती है तो उससे ही काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आप लगातार इस तरह की कंप्लेंट्स पढ़ते हैं। आपने जो कहा कि सच क्या है झूठ क्या है, ऑफ कोर्स इसका फैसला मैं नहीं करता हूं, या ये काम अदालत का है, पुलिस भी नहीं करती है, पुलिस भी मुकदमा दर्ज करके अदालत में भेजती है, काम अदालत का है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी 10 FIR उठा लीजिए और आप देखेंगे कि उन 10 की 10 FIR का मसौदा ऑलमोस्ट सेम है। शुरू होता है कि मेरी शादी के समय दहेज मांगा गया, अचानक से दहेज की डिमांड आई, तो भैया क्यों पूरी की? शादी नहीं करते। दूसरी बात, बिल्कुल सिलसिलेवार है कि दहेज मतलब कि शादी हुई, दहेज कम मिला, उसके बाद जितने भी एक्यूज हैं सबने मिलकर मुझे प्रताड़ित किया। अगर लड़की गर्भवती हो गई तो गर्भ की जांच कराई गई कि उसमें लड़की है या नहीं है। खुदा न खास्ता गर्भपात हो गया तो ये साथ लगा हुआ कि जांच में पाया गया कि लड़की है तो गर्भपात करा दिया गया जबरदस्ती। फिर अगर लड़की होगी तो लड़की होने की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या स्थितियां हैं, और इसमें 2 या 4 बार दहेज की मांग जो है वो मीटअप की गई होगी। अरे भैया, जब आपकी बेटी, आप खुद या आपकी बहन इतनी प्रताड़ित थी तो आपने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये एक्शन तब क्यों आता है कि जब लड़का कहता है कि मुझे तलाक चाहिए? ये एक्शन तब क्यों आता है जब लड़का आपको किसी लड़की को रंगे हाथों पकड़ लेता है कुकृत्य करते हुए? तब ये एक्शन आते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि ये कंप्लेंट सरासर झूठी है, क्योंकि कोई भी ऐसी कंप्लेंट्स नहीं हो सकती, 2 4 कंप्लेंट्स, 10 कंप्लेंट्स जिसके सारे मसौदे, सारी सिलसिलेवार चीजें मिलती हों कि एक तारीख पे, अमुक तारीख पे शादी, तब दहेज मांगा गया, फिर दहेज मांगा गया, 2 बार उसके बाप ने दहेज की मांग को पूरा किया, बच्चा हुआ या नहीं हुआ। अगर, और अमूमन तौर पे जहाँ पे बच्चे नहीं होते वहां पर जो पति है वो नपुंसक होता है। तो ये बहुत हम्म सारी जो रेपिटेटिव कंप्लेंट्स देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। और कोई इक्का दुक्का कंप्लेंट जिसके अंदर कुछ सच्चाई सी लगती है तो उसमें बात करने से भी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं, आप
या पुलिस वाले कंप्लेंट पढ़कर ये पता कर सकते हैं। तो जजेस भी ऑफकोर्स जो रोज दिन के 40-50 मुकदमे देखते हैं वो भी पता कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, मैंने कई बार सुना है कि जजों ने ऐसी टिप्पणी भी दी है कि ये झूठा मुकदमा है, पर क्या करें, कानून में उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, वो चलाना पड़ता है। न्यायालय 498 ए को लेकर क्या सोचती है? क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब हम कोई वकील हायर करते हैं तो वो हमारे लिए वकालत करता है, अदालत में जिरह करता है, लेकिन ये आफ्टर ऑल जज पर डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से वकालत कर रहा है अपने क्लाइंट की। तो खुद जज जो है, जुडिशियरी क्या सोचता है 498 ए को लेकर? देखिए, मुझे नहीं पता है कि कोई अमुक जज क्या सोचता है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने जजमेंट्स पढ़े हैं जिसमें ट्रायल कोर्ट के जजेस ने भी लिखा है कि दिस पर्टिकुलर केस इज अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। इसके अलावा कोई पर्टिकुलर जज क्या सोचता है मैं नहीं कह सकता। हम सबके पूर्वाग्रह होते हैं और मैं उस बारे में कोई टिप्पणी कर नहीं पाऊँ। अब जाहिर है, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है जो मैंने आपसे पूछा अभी थोड़ी देर पहले। एक बड़ा अहम सवाल वो ये कि किस तरीके के अमेंडमेंट की जरूरत आप खुद महसूस करते हैं 498 ए को लेकर? मेरा तो मानना है कि इस केस को, ये केस जो है, 3 इसके अंदर स्तंभ है। ये नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और कॉग्निजेबल है। इसका मतलब यह है कि इसमें तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है, प्रथम दृष्टया एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, और एक बार एफआईआर रजिस्टर हो जाए तो इसे विड्रॉ नहीं किया जा सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर इसे बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल बना दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेलेबल इसलिए कि अ, अगर आप 498 के अलावा देखें तो जितने भी मैट्रिमोनियल क्राइम्स हैं, चाहे वो बाइगैमी हो, चाहे वो उससे पहले एडल्ट्री था, या कोई भी मैट्रिमोनियल क्राइम हो, वो सब बेलेबल थे। और जब आईपीसी लिखा गया होगा, या अब नया जो कोड आने वाला है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो लिखा गया होगा, जब उन्होंने बनाया होगा तो देखा होगा कि अगर एक बार आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो शादी के बचने की संभावनाएं बहुत कम बचती हैं। तो इसलिए बेलेबल होना चाहिए नंबर 1। और नॉन कम्युनिकेबल इसलिए होना चाहिए कि जिस तरह से अब्यूज है, कि कोई साक्ष्य होने के बाद ना होने पर भी सिर्फ लड़की की स्टेटमेंट पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, पुलिस की मजबूरी होती है उस मुकदमे को दर्ज किया जाए, तो कम से कम उसके पास कुछ सबूत, कुछ कॉग्निजेबल चीजें तो होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे वो दिखा पाए कि हाँ जी मेरे साथ मारपीट हुई थी, मेडिकल हो, या दहेज की मांग की गई थी, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई विटनेस हो, कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना मुकदमा शुरू करने के लिए। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि न्यायालय का बहुत सारा समय वेस्ट होता है, और पुराना सवाल मेरे को कुछ याद आ गया, आपने कहा कि कुछ स्त्रियां हैं जिनके साथ ये दुरुपयोग होता है, तो उन्हें भी त्वरित न्याय मिलेगा। अगर 98-99% मुकदमे जो हैं झूठे होते हैं, उनकी जरूरत ना हो, और मुकदमे इतने कम कर दिए जाएं, मैट्रिमोनियल मुकदमे से कोर्ट भरी पड़ी हैं, अगर सच्चे ही मुकदमे लड़े जाएं, या कम से कम वो मुकदमे लड़े जाएं जिनके अंदर की कुछ जूस है, सिर्फ इसलिए नहीं फाइल हो गए हैं कि क्योंकि एक स्त्री थी फाइल कर सकती है, तो शायद उन लड़कियों को भी न्याय जल्दी मिलेगा जिनके खिलाफ कुकृत्य हुए। शोनी, आमतौर पर 498 का जो केस है वो कितने दिनों तक चलता है? 7 साल भी चल जाता है, 10 साल भी चल जाता है, ऐसे ऐसे केसेस भी हैं। हम्म 90% केसेस जो हैं, मैट्रिक 90 क्या 95% मैटर शायद सेटल होते हैं। समझदार, और मेरी बहुत पहले से ये कहना रहा है कि समझदारों के मुकदमे 6 महीने में सेटल होते हैं, और बेवकूफों के मुकदमे 6 साल में सेटल होते हैं। पर जब पता बर्डन लग ऑफ जाता है प्रूफ। मुकदमा तो 10 साल भी चलता है। अच्छा, शोनी, बर्डन ऑफ प्रूफ की अगर बात करें कि जैसे मैंने किसी का खून कर दिया या नहीं किया, बस किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, आ, लेकिन मुझे प्रूफ करना है कि मैंने खून नहीं किया, लेकिन जिसने आरोप लगाया उसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ऐसा है नहीं 498 ए नहीं में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोसिक्यूटिक्स को ही प्रूव करना है। अगर फिर से ये भ्रांति इसलिए आती है क्योंकि पहले अरेस्ट हो जाता था। जब आप अरेस्ट होते थे तो आपको लगता था कि बेल लेने के लिए मुझे ये प्रूव करना है कि जी मैंने अपराध नहीं किया है, ठीक है, या कम से कम एक रीजनेबल डाउट क्रिएट करना है जज के दिमाग में कि हो सकता है मैंने ये अपराध ना किया हो। या कुछ लोग इसे कंफ्यूज करते हैं जिसमें कि बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है डाउरी डेथ के केस में, परंतु ये प्रोसिक्यूशन का केस है। प्रोसिक्यूशन को ही बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है कि आपने दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया है। जब तक वो प्रूव नहीं कर पाएगा आपको सजा नहीं हो सकती है। क्या ये प्रूफ ओरल फॉर्म में होना चाहिए या रिटन फॉर्म में होना चाहिए? किसी तरीके की वीडियो या ऑडियो क्लिप होनी चाहिए? नहीं, जैसे कि कानून है, जो एविडेंस है, मटेरियल एविडेंस है या ओरल एविडेंस है, दोनों को सेम लेवल पर रखा गया है। अगर मटेरियल एविडेंस ओरल को डिफर करता है, अपोज करता है, तभी मटेरियल एविडेंस यानी रिटन लेटर, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी को माना जाएगा। अदरवाइज
ओरल एविडेंस की भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि कोई रिटर्न या किसी भी डॉक्यूमेंट की है। वीडियोग्राफ इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट, ऑडियो इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने हम्म, पुरानी पिक्चरें देखी हो तो उसमें एक डायलॉग आता था, सभी सबूतों और गवाहों को ध्यान में रखते हुए। तो जी, सबूत और गवाह दोनों इंपॉर्टेंट है, ओरल एविडेंस भी उतना दोनों इंपॉर्टेंट है, सिमिलर चलते हैं दोनों। जी, दोनों बराबर में एक देखें। स, जी, एक सवाल है, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स, क्या सामग्रियां हो सकती हैं 498 ए के केस की, अगर हम थोड़ा अलग तरीके से पूछें। 498 में पति के अगेंस्ट होना चाहिए, उसका कोई ऐसा कृत्य होना चाहिए जिससे कि लड़की के शरीर को, अंग को या मानसिक रूप से कोई उसे नुकसान होना चाहिए, या वो सुसाइड की तरफ अग्रसर होनी चाहिए, या उससे कोई भी डिमांड की जानी चाहिए जो कि एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसे आप डाउरी कहते हैं उसकी। हम्म, पति इसमें या कई पत्नी ऐसे केस। जी, को आप कीजिए इस दोबारा। जी, इसमें एक और सवाल आता है कि अगर किसी वजह से महिला की मौत हो जाती है, और जिसे हम डाउरी डेथ के नाम से जानते हैं, क्या ये बहुत ज्यादा इस पर कानून सख्त है अकॉर्डिंग टू दैट के एक जीवित महिला 498 ए का केस कर रही। बिल्कुल है, और होना भी चाहिए। अगर किसी को आपने मार दिया है, विस विस किसी को आपने थप्पड़ मारा है, तो बहुत फर्क है। आप देखिए कि जो हर्ट है, मतलब कि जिसको आप वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट कहते हैं, उसमें भी डिफरेंट सेक्शन है। हर्ट कैसे हुई, आपने किसी को थप्पड़ मारा 323 लगेगी उसका, उससे आपने डंडा मार दिया 324 लगेगी, उसकी अंग क्षति हो गई तो 325 लगेगी, डंडा मारने से अंग क्षति हुई 326 लगेगी, धारदार हथियार से मारा 327 लगेगी। तो जैसे जैसे संगीनता या कृत्य की जिसको कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सजा भी बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल होना जी, चाहिए। आप अगर किसी को थप्पड़ मारते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो उसमें फांसी की सजा तो नहीं दे सकते ना। बिल्कुल। एक तमाम बातों को समराइज करके हम एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। 498 ए के केस में किस तरीके से हम अपना बचाव कर सकते हैं, जो अक्यूज्ड है वो सबसे पहले प्रायरली क्या करे। एक्यूज सबसे पहले एफआईआर और चार्जशीट को ध्यान से पढ़े और क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी। इसके अलावा क्रिमिनल ट्रायल के अंदर कुछ भी नहीं होता, कोई सबूत की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन आपके आपके वकील सामने ढंग से कर लिया तो इसमें कुछ नहीं रह जाएगा। उससे पहले एक स्थिति आती है जो जिसमें चार्ज फ्रेमिंग की बात होती है, तो उसमें कुछ 10-1% या 5-7% ऐसे मसले हैं जिसमें चार्ज फ्रेमिंग भी शायद ना हो पाए। वो इसलिए क्योंकि वो एफआईआर ही बहुत ही वाहियात तरीके से लिखी गई होती है, उसके अंदर वेगनेस होती है, कोई स्पेसिफिक डेट्स टाइम इवेंट्स नहीं होते हैं। पर वो 5 से 10% ऐसे मसले होते हैं। बाकी सब में अगर आप ट्रायल फेस कर रहे हैं तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। क्रिमिनल ट्रायल क्रॉस एग्जामिनेशन पर ही निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया शोनी आपका तमाम बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा सेक्शन है वो लोगों को बहुत पसंद आए, और लोग भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि कानून को जानने से ज्यादा जरूरी है आप अपने अधिकारों को जानें। अगर आप अपने अधिकारों को जानते हैं तो कानून को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं जो भी बातें इस दौरान शोनी ने हमें कही हैं, आप उन बातों को अपने दोस्तों, अपने करीबियों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद पल्लवी, धन्यवाद। धन्यवाद।